another लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे परमाणु एवं अणु, यानी हमारा नया चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हम परमाणु के बारे में सीखेंगे कि हाँ भाई परमाणु क्या है, इसकी खोज कैसे हुई, ठीक है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई बात की। तो भाई सबसे पहले जो था, प्राचीन हमारे दार्शनिक हैं, ठीक, महर्षि कणाद। ठीक है, महर्षि कणाद जो थे उन्होंने सबसे पहले ये पाया कि यदि हम द्रव्य, मतलब द्रव्य यानी पदार्थ, ठीक है, पदार्थ को हम विभाजित करते जाएं, तोड़ते जाएं, अगर उसको मतलब तोड़ते जाएं तो वो क्या है, छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे, लेकिन लास्ट में जाके एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक लिमिट ऐसी आएगी कि जब हम जो कण है उसको दोबारा नहीं तोड़ सकते, यानी वो विभाजित, अपने आप में विभाजित नहीं हो पाएगा। ठीक है, विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य, यानी बिना जिसका विभाजन न करा जा सके, ऐसा है। ठीक है, अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को जो महर्षि कणाद थे उन्होंने क्या कहा, परमाणु कहा, एटम कहा। ठीक है, यानी सबसे पहले 500 ईसा पूर्व की बात चल रही है, तो उन्होंने महर्षि कणाद ने इसको क्या कहा कि हाँ भाई ऐसे मतलब हम जब किसी पदार्थ को तोड़ते जाएंगे तो वो छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है। ठीक, मतलब पदार्थ को, लेकिन जब हम कण मतलब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो हम कण को दोबारा नहीं तोड़ सकते, वो अविभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को जो है उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। ठीक, एक और दार्शनिक हुए हैं, कौन, पकुदा कात्यायन। ठीक है, पकुदा कात्यायन का मत भी क्या था, सेम यही था। ठीक है, बट उन्होंने इसको एक लार्ज स्केल पर यानी विस्तृत रूप से समझाया कि कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के रूप में भिन्न भिन्न रूपों में प्रदान करते, मतलब भिन्न भिन्न रूपों के रूप प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या कहा, देखो भाई महर्षि कणाद ने क्या कहा कि जो कण है बहुत ज़्यादा सूक्ष्म कण है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको हम परमाणु कहते हैं। ठीक, वहीं पकुदा कात्यायन ने क्या समझाया कि कण जो है वो सामान्यतः हमें संयुक्त अवस्था में प्राप्त होता है, मतलब संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्य यानी पदार्थों के अलग अलग रूपों में प्रदान करते हैं, तो मतलब पदार्थों के अलग अलग रूप प्रदान करते हैं, यानी आपस में अभिक्रिया करके। ठीक, तो यानी दोनों में क्या है, सेम ही बात कही है, बट थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज है कि उन्होंने केवल ये कह दिया कि कण जो है वो छोटे छोटे कण, मतलब जो कण जो है वो अविभाजित है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। वहीं इन्होंने क्या इन्होंने क्या कह दिया कात्यायन जी ने कि कण क्या है, सामान्य रूप से सामान्यतः संयुक्त रूप में यानी जुड़े हुए पाए जाते हैं, यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट आ जाता है कि ये मतलब ग्रीक दार्शनिक हुए हैं डेमोक्रिटस। ठीक है, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। ठीक, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन्होंने क्या सुझाव दिया था कि भाई यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक, मतलब सेम बात जो महर्षि कणाद ने कही है, ठीक है, वही इन्होंने कही है कि क्या, कि अगर हम मतलब किसी द्रव्य को विभाजित कर जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, और उन्होंने इन अविभाज्य कण को क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। ठीक, वही सेम बात जो महर्षि कणाद ने कही है। ठीक, इन विचारों की वैधता, मतलब ये सब क्या है, दार्शनिकों के विचार थे कि हाँ भाई ये ऐसा हो सकता है। ठीक, लेकिन इन विचारों को वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी ने क्या प्रयोगात्मक कार्य नहीं, मतलब कोई 18वीं शताब्दी तक कोई कार्य नहीं किया गया था। फिर उसके बाद 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने क्या करा, मतलब कुछ प्रयोग करने चाहे। ठीक, अब 18वीं शताब्दी में के अंत में वैज्ञानिकों ने तत्वों और यौगिकों के बीच के भेद को समझा कि भाई तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, और स्वाभाविक रूप से यह पता करने की इच्छुक हुए कि तत्व को कैसे प्राप्त करा जा सकता है। ठीक है, तथा ये कैसे सही करते हैं, तो हमने पाया कि रासायनिक मतलब वैज्ञानिकों ने क्या, रासायनिक संयोजन के नियम दिए। ठीक है, अब रासायनिक संयोजन यानी जब हम हमारे कोई भी तत्व क्या है रिएक्शन करते हैं, ठीक है, उनके दो नियम हैं मुख्यतः। ठीक,
सबसे पहला आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अगर दो या दो से अधिक पदार्थ बन रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वो जब दो या दो से अधिक पदार्थों की हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो अभिकारकों का यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन तत्वों को कहा जाता है अभिकारक। ठीक है, अभिकारक किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक, तो जो तत्व उसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनका द्रव्यमान, ठीक है, और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमें तत्व यौगिक प्राप्त हो रहे हैं उनका द्रव्यमान, दोनों का क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, यानी दोनों यौगिकों में पहले और बाद में दोनों यौगिकों का द्रव्यमान क्या होगा? बराबर होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो नया द्रव्यमान बनता है और न ही द्रव्यमान नष्ट होता है। द्रव्यमान को न तो सृजन होता है और न ही नष्ट होता है, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ गए? एक बार और रिपीट कर देते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान का सृजन होता है यानी ना तो द्रव्यमान बनता है और न ही नष्ट होता है, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक, नेक्स्ट पेज देखो, जैसे लिखा हुआ है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, ठीक, ये लिखा हुआ है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जाता है। सृजन का मतलब है कि बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अब दूसरा नियम क्या दिया था? दूसरा दिया था स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि भाई जब भी जो यौगिक होते हैं, जो यौगिक हैं वो तत्व, यौगिक में जो तत्व हैं वो सदैव क्या होते हैं? निश्चित द्रव्यमान में पाए जाते हैं, निश्चित द्रव्यमान में पाए जाते हैं, निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। ठीक है, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, यही स्थिर अनुपात का नियम है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है ये यौगिक का, यौगिक हमारा इसमें जल है। ठीक है, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है वो 1:8 होता है, यानी 1 भाग हाइड्रोजन और 8 भाग क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 है, तो यानी अगर हम 9 ग्राम जल लेते हैं तो उसमें 1 ग्राम हमारा हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। तो ये अनुपात चाहे हम 1 लीटर जल लें, 100 ग्राम जल लें, या फिर 1 किलो जल लें, या फिर 1000 किलो जल लें, उसमें जो अनुपात है वो द्रव्यमानों का वो यही रहेगा 1:8, कि 1 भाग हमारा क्या है? हाइड्रोजन का होगा और 8 भाग क्या होंगे? ऑक्सीजन के होंगे। इसी प्रकार अमोनिया में जो होता है, अमोनिया में NH3 फॉर्मूला होता है, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है? यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, अनुपात सदैव क्या होता है? 14:3 होता है, यानी 14 भाग हमारे नाइट्रोजन के और 3 भाग हमारे हाइड्रोजन के। ठीक, यानी अगर हमारे पास अमोनिया गैस बनानी है तो हमें क्या होगा? 14 ग्राम तो हमें नाइट्रोजन चाहिए और 3 ग्राम हमारे हाइड्रोजन लगेगी। ये अनुपात निश्चित होता है अथवा किसी स्रोत से ली गई हो। ठीक है, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हो या चाहे किसी भी स्रोत से ली गई हो। तो कहने का क्या मतलब है कि स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या ये होती है कि जो निश्चित अनुपात में है, यानी किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है डाल्टन का परमाणुवाद का नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। ठीक है, सन 1808 में, ठीक है, सन 1808 में डाल्टन ने क्या करा था? अपने परमाणु सिद्धांतों को प्रस्तुत किया था कि उन्होंने परमाणु के बारे में कुछ तथ्य बताए कि हाँ भाई ये चीज़ें फिक्स होती हैं। ठीक है, तो भाई उन्होंने जो तथ्य बताए थे उनको अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक, जस्ट ए मोमेंट। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व हो, यौगिक मिश्रण कुछ भी हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। ठीक है, वो क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, यानी जिनको विभाजित नहीं किया सकता। डाल्टन के सिद्धांत की कुछ विवेचना निम्न प्रकार से की गई थी, कर सकते हैं। उन्होंने जो बताए थे, कुछ सिद्धांत दिए थे।
ठीक है। सबसे पहला क्या था कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। सभी पदार्थ जो होते हैं परमाणु, वो हमें पता है कि भाई देखो भाई पदार्थ जितने भी हैं, हम हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी किस चीज़ से निर्मित हैं? परमाणुओं से निर्मित होती हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है, जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं उनमें भाग लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था कि सभी द्रव्य परमाणु यानी सभी पदार्थ हमारे परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो क्या है, जो कि हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक। दूसरा आ जाता है परमाणु कि परमाणु जो है वो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, यानी जो हमारा परमाणु है वो मतलब उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, वो सबसे छोटा कण है। ठीक है, यानी जिस तरीके से हम मानते हैं कि हमारे पास एक दीवार है, दीवार को अगर हम तोड़ें तो उसमें बार बार रिपीटेशन किसकी हो रही है? ईंट की। यानी ईंट क्या है? हमारा परमाणु है। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल लिया है हमने कि हम पूरे दीवार को क्या मान लेते हैं? एक पदार्थ मान लेते हैं, और वो उसमें रिपीटेशन हो रही है किसकी? ईंट की। तो ईंट इसमें हमारा क्या है? परमाणु हो गया। ठीक। तो परमाणु क्या है? अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो बन सकता है और न ही उसका विनाश हो सकता है। यानी परमाणु जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, ना तो रासायनिक अभिक्रिया में उसको बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यानी जो हमारे पास तत्व में परमाणु उपस्थित होंगे, ठीक है, जो एक तत्व में परमाणु उपस्थित होंगे उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी होंगी वो क्या होंगी? सब समान होंगी। ठीक है, लेकिन फोर्थ पॉइंट में उन्होंने क्या कहा है कि जो अलग अलग तत्व होंगे, जैसे एक हमने ऑक्सीजन ले लिया और दूसरा अलग हमारा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, उनके जो परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म है वो अलग अलग होंगे। सीधी सी बात है, जस्ट है कि हाँ भाई मैं हूँ, मेरी प्रॉपर्टीज़ यानी मेरे गुण अलग अलग हैं, मेरी क्वालिटीज़ अलग अलग हैं, बट मेरा जो दोस्त है उसकी क्वालिटी हमारी अलग है। ठीक है, तो वो सीधी सिंपल सी बात कही है कि अलग अलग हमारे पास तत्व हैं तो उनके परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होंगे। जस्ट इट इज़ ए नेचुरल मतलब अंडरस्टैंड है, ये थी कॉमन सेंस। ठीक है, फिर इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में सहयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। यानी अगर अलग अलग तत्वों को हम परस्पर अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में क्रिया करके निश्चित अनुपात में मिलकर, ठीक है, पूर्ण संख्या अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं, जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं किसमें? स्थिर अनुपात के नियम में। ठीक, फिर इसके बाद आ जाता है छठा नंबर। ठीक है, छठे नंबर पर क्या है? किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। यानी परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं के सापेक्ष यौगिक में कितने परमाणु होंगे हमारे, ठीक है, एक तत्व के, तो वो क्या होते हैं? वो निश्चित होते हैं, जो कि अभी हमने स्थिर अनुपात के नियम में पढ़ा भी है। ठीक, तो ये डाल्टन के छः सिद्धांत उन्होंने दिए थे, 6 उन्होंने प्रकार मतलब अपने तथ्य रखे थे। ठीक है, जिसमें सबसे एक बार रिपीट कर लेते हैं कि सबसे पहला क्या था कि सभी द्रव्य जो हैं, सभी पदार्थ जो हैं वो परमाणु से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। सेकंड आ जाता है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, यानी ये ऐसा परमाणु क्या है जिसको विभाजित ना किया जा सके, ऐसा छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। थर्ड आ जाता है कि दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ठीक है, दिए गए तत्वों के सभी मतलब जो तत्व है उसके परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। सीधी सी बात है ये तो। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या है कि अगर हम अलग अलग तत्व लेते हैं तो उनके परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होंगे। ठीक है, ठीक। फिफ्थ पॉइंट में क्या आता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी संख्या में, ठीक है, छोटी पूर्ण संख्या में, एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, ठीक है, अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक। 6 नंबर पर क्या है? किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है, आज हम ये देखेंगे केवल परमाणु के बारे में। ठीक है, परमाणु क्या है, परमाणु क्या होता है? परमाणु क्या है, जैसे कि हम जैसे इसमें एग्जाम्पल के लिए क्या दिया गया है कि
क्या आप कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है कि इन दीवारों में क्या होता है, एक कमरा होता है, कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? ठीक है, किसी बॉबी की रचनात्मक इकाई क्या है? एंट हील। ठीक है, यह रेत का छोटा सा कण होता है। ठीक है, यानी छोटे छोटे रेत के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या है? परमाणु है। कहने का मतलब ये है कि परमाणु क्या है? किसी भी तत्व, किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम कण है या फिर इकाई है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसकी बार बार रिपीटेशन से, बार बार उसको पुनः दोहराने से पदार्थ का निर्माण होता है या तत्व का निर्माण होता है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। परमाणु क्या है? परमाणु वह सूक्ष्मतम इकाई है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने से पदार्थ का या फिर हमारे तत्व का निर्माण होता है। ठीक है, तो यानी पदार्थ क्या है? सबसे सूक्ष्मतम इकाई है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक, फिर इसके बाद एक और पॉइंट और देख लेते कि परमाणु कितने बड़े होते हैं। ठीक है, परमाणु कितने बड़े होते हैं भाई? परमाणु देखो भाई, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनको हम किस में मापते हैं? नैनोमीटर में या फिर पिकोमीटर में या फिर एंगस्ट्रॉम में। यानी आप एक तरह से ये लगा सकते हैं कि इसका आकार इतना छोटा होता है कि एक को, ठीक है, एक के आगे 9 ज़ीरो लगाने से हम भाग दें तब उसका आकार निकल के आता है, यानी नैनोमीटर। ठीक, तो परमाणु जो कण होते हैं, परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इसको मापने के लिए देखो हम भाई नैनोमीटर, परमाणु त्रिज्या को जो है, परमाणु देखो भाई, जैसे हमारे पास परमाणु देखो इस तरीके से होता है। ठीक है, हर वृत्त की त्रिज्या होती है, ये भी वृत्त की तरह होता है, तो इसकी त्रिज्या जो होगी उसको हम कहेंगे परमाणु त्रिज्या। ठीक है, नाभिक और ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, नाभिक से इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। परमाणु त्रिज्या को बाह्यतम, सॉरी एक गलती हो गई है, कि नाभिक से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। परमाणु त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, किस में मापते हैं? नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में या फिर पिकोमीटर में। जिस तरीके से 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर होते हैं, यानी 1 मीटर में कितने होते हैं? 10⁻9 नैनोमीटर होते हैं। उसी प्रकार 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। ठीक है, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं और 10⁻12 पिकोमीटर होते हैं। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल भी दिया है, तो हाइड्रोजन परमाणु का जो आकार है वो दे रखा है इसमें। हाइड्रोजन परमाणु का आकार, इसको हम बोलेंगे 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्या बोलेंगे? एंगस्ट्रॉम, या 10⁻10 मीटर भी बोल सकते हैं, या फिर 1 एंगस्ट्रॉम। इसको हम बोलेंगे नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर या फिर 10⁻9 मीटर। ठीक है, जल अणु का। हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, उसका जो आकार होता है वो होता है 10⁻8। ठीक है, अब जो रेत के कण होते हैं, रेत के कणों का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वो होता है 10⁻4। ठीक है, और चींटी जो होती है वो थोड़ी और बड़ी होती है, जिसका आकार होता है, त्रिज्या जो होती है 10⁻3। ठीक है, और जो सेब है वो होता है 10⁻1, उसके बीच का, सेब के बीच का। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।